हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद निहारिका। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट ऑफ क्लास 5th SST। बेसिकली इस चैप्टर के लिए एक कमेंट आया था, दैट्स वाई मैं आज इस चैप्टर को चूज़ कर रही हूँ और मैं आपको पूरा चैप्टर समझाऊंगी। हम रीड करेंगे, मार्क करेंगे, साथ ही साथ जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इसकी सॉल्व एक्सरसाइजेस पर आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। एंड ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आप देख सकते हो चैप्टर यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 1 द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं, हम उसको पढ़ते हैं। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज़ द इक्वेट्रियल रीजन। कहने का मतलब ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन, बीच में जो जगह आती है उसे इक्वेट्रियल रीजन कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने ये एक चैप्टर में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है जहाँ हम लाइन लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, पैरेलल्स, मेरिडियन से डिस्कस कर रहे हैं। वो चैप्टर देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आगे बढ़ते हैं। दिस रीजन हैज़ अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट। ये जो रीजन है, ये जो इक्वेट्रियल रीजन है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ये रीजन आता है, ये हॉट होता है और वेट होता है। आप चाहें तो इसे मार्क भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये आपको यहाँ मैप दिख रहा होगा, है ना। ये आपका वर्ल्ड मैप है जिसमें आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, देन यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंड जो इसके भी नीचे है वो है आपका एंटार्क्टिका, जो कि यहाँ पर है ना। और इसमें सारे ओशियंस वगैरह आपको सब दिख रहे हैं। एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं इसको मार्क कर देती हूँ आपके लिए। देखिए, ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। और ये है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो बीच में जो ये जगह है ना, इसे कहते हैं इक्वेटर। और जो इसके ये जो बीच की जितनी भी जगह हैं, ये जितनी भी जगह आपको दिख रही है वाली, ये सब हॉट एंड वेट क्लाइमेट की है। सो हमने ऊपर पढ़ा था द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाइज इन दिस रीजन। और जो ये इक्वेट्रियल रीजन है, यहाँ पे क्या आता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसी रीजन में लाई करता है। ठीक है, अब हमें देखना है सी मैप 1.1 मैप ऊपर से जो आपको दिखाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, अब हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इस पर हम बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और ये जो है, ये आपको यहाँ पे मैप पे दिख रहा होगा, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, राइट। देखिए, है ना। पढ़ते हैं। द DRC इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। कहने का मतलब ये है कि जो DRC है, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। और फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री कौन है अफ्रीका की? अल्जीरिया। अल्जीरिया इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आगे बढ़ते हैं। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। और ये कितना बड़ा है? ये 23.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जितना बड़ा है। द इक्वेटर पासिस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो इस कंट्री का नॉर्थ का पार्ट है, मतलब ऊपर एक होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर इक्वेटर लाई करता है। तो वहाँ का वेदर कैसा होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ पर हॉट और वेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकेशन, अब हम पढ़ने वाले हैं इसके लोकेशन के बारे में। द कंट्री इज़ लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका। जो ये कंट्री है वो कहाँ लोकेटेड है? सेंट्रल अफ्रीका में लोकेटेड है, मतलब बीच में लोकेटेड है। इट इज़ सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज़। इसके आसपास कितनी कंट्रीज़ हैं? 9 कंट्रीज़ हैं, जो कि आपको मैप 1.2 में देखी जाएंगी, जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो कि राइट साइड में आपको ये मैप दिख रहा है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का मैप है ना। और इसके आसपास 9 कंट्रीज़ हैं। ये सारी क्या है? ये कंट्रीज़ हैं जो आपको दिख रही है, कैमरून, गैबन, ऐसी 9 कंट्रीज, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, युगांडा, तांजानिया, रवांडा। सो ये सारी क्या हैं? ये सारी कंट्रीज़ के नाम हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिखाया द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। और ये इसकी नेबरिंग कंट्रीज़, और ये बीच में क्या है आपका? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है
रिवर कॉन्गो द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका। जो रिवर कॉन्गो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है अफ्रीका की। फ्लोज थ्रू द कंट्री, जो कंट्री से होकर बहती है। दिस रिवर इज़ नोन एज द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, और इस रिवर को हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका भी कहते हैं। द कंट्रीज लाई इन द सेंटर ऑफ द रिवर बेसिन विच इज़ अ वास्ट लो लाइंग एरिया कवर्ड विथ रेन फॉरेस्ट। कहने का मतलब क्या है, जो कंट्री है वो क्या है, लाइज इन द सेंटर ऑफ द रिवर बेसिन। रिवर बेसिन के एकदम सेंटर में है ये, विच इज़ अ वास्ट लो लाइंग एरिया कवर्ड विथ रेन फॉरेस्ट। जो ये एरिया है वो रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। ये किससे सराउंडेड है, इसके आसपास क्या है, माउंटेन्स और प्लेट्यूज इसके आसपास हैं। टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट लाई द रवेंजरी माउंटेन्स। रवेंजरी माउंटेन्स कहाँ हैं, इसके नॉर्थ ईस्ट में है, राइट। माउंट मैग्रीटा इज़ द हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिए कि माउंट मैग्रीटा जो है वो हाईएस्ट पीक है यहाँ की। द सबसे ऊंचा जो माउंटेन है वो है माउंट मैग्रीटा। द कंट्री हैज़ 4 मेजर लेक्स। कंट्री की 4 बड़ी लेक्स हैं जिसके नाम आपको दिखा रखे हैं यहाँ पे, विच इज़ एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू एंड तंगानिका। तंगानिका जो है ये 4 बड़ी लेक्स हैं यहाँ पे। These lakes lie along the eastern boundary of the country. कंट्री के ईस्टर्न बाउंड्री में ये लेक्स पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम, जैसे आप देख सकते हो यहाँ फैक्ट वाइज में लिखा हुआ है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं कि द रिवर कॉन्गो ओरिजिनेट्स इन द हाईलैंड्स ऑफ ईस्ट अफ्रीका। रिवर कॉन्गो जो है वो ईस्ट अफ्रीका में से निकलती है एंड फ्लोज इनटू द अटलांटिक ओशन, और अटलांटिक ओशन में ये बहती है। द फेमस इंगा फॉल्स आर इन द लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। और यहाँ पे फॉल है, झरना है, वो कौन है, इंगा फॉल्स, जो कि रिवर के सबसे लोअर कोर्स में बहता है। आगे बढ़ेंगे, आप देख सकते हो पिक्चर में ये लिखा है रिवर कॉन्गो फ्लोज टू द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो इस तरीके से जो है कुछ रिवर कॉन्गो दिखाई देती है। नेक्स्ट वी हैव इज क्लाइमेट। द कंट्री हैज़ एन इक्वेट्रियल क्लाइमेट। कंट्री का क्लाइमेट कैसा है, इक्वेट्रियल है। इक्वेटर मतलब हॉट एंड वेट क्लाइमेट है। इट इज़ वेरी हॉट एंड रेनी थ्रू आउट द ईयर। ये पूरे साल बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और हर वक्त बारिश होती रहती है। ह्यूमिडिटी इज़ हाई। जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है या फिर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, विच मेक्स इट अनकम्फर्टेबल एट टाइम, जो कभी कभी अनकम्फर्टेबल भी करा देती है। मॉर्निंग्स आर जनरली प्लेजेंट। मॉर्निंग्स अच्छी होती हैं। एट नून द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई एंड द हीट इज़ अनबियरेबल। मतलब दोपहर को जो इनका टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और हीट बर्दाश्त करने के बाहर होती है। मतलब आप हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते, यू कैन नॉट बियर दैट हीट। ग्रेजुअली क्लाउड्स बिल्ड अप, और धीरे धीरे क्लाउड्स बनते हैं, रिजल्टिंग इन हैवी रेन, जो कि क्या बन जाते हैं, बारिश होती है। जिससे अगर बड़े बड़े क्लाउड बनेंगे तो ऑफकोर्स उससे बारिश होएगी, क्योंकि कब होती है, इन द आफ्टरनून्स। इवनिंग्स एंड नाइट्स आर कूल एंड कंफर्टेबल। इवनिंग और नाइट्स जो हैं वो कूल हैं, ठंडे हैं और कंफर्टेबल हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा क्लाइमेट के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं वेजिटेशन। इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स ट्रीज एंड अदर प्लांट्स ग्रो क्विकली। जो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स होते हैं वहाँ पे ट्रीज़ और जो दूसरे प्लांट होते हैं वो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं। द फॉरेस्ट हैव अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्रीज़, और जो फॉरेस्ट है यहाँ पे बहुत वैरायटी के ट्रीज़ पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर टॉल एंड फॉर्म अ डेंस कैनोपी एट द टॉप। बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो टॉल हैं, बहुत लंबे हैं, एंड फॉर्म अ डेंस कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है एक तरह से ऐसे अपना पूरा लीव से एक रूफ बना लेना, ताकि सनलाइट जो है उससे पास ना हो पाए। यहाँ लिखा है इवन सनलाइट कैन नॉट पास थ्रू इट। वो ऐसे पूरा एक रूफ बना लेते हैं ट्रीज, जिससे सनलाइट भी पास नहीं हो सकती। दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। ये फॉरेस्ट पूरे साल जो है ग्रीन रहते हैं एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ऐसे फॉरेस्ट जो पूरे साल ग्रीन रहते हैं उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। These forests are so dense that it is difficult to pass through them. ये इतने डेंस होते हैं, इतने घने होते हैं कि आप इनसे पास नहीं हो सकते। आपने कभी कभी देखा होगा कि फॉरेस्ट में से लोग जा रहे हैं, फॉरेस्ट के थ्रू होते हुए सिटीज़ में जा रहे हैं ना, तो ये फॉरेस्ट इतने डेंस है, इतने घने हैं कि आप इससे पास थ्रू भी नहीं कर सकते हो।
नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ वाइल्ड लाइफ। द फॉरेस्ट आर रिच इन वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ क्या है? एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, गोरिल्लास, चिंपैंजीज, मंकीज, बोनोबोस एंड बैम्बून्स आर फाउंड हियर। ये सारे पर्टिकुलर एनिमल्स जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। मार्शी लैंड्स आर होम टू द हिप्पोपोटामस, राइनोसेरॉस एंड द एलिफेंट। और जो मार्शी लैंड्स हैं, है ना, वहाँ पर ये 3 तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। द रिवर्स एंड लेक्स आर फुल ऑफ क्रोकोडाइल्स। और जो रिवर्स हैं और जो लेक्स हैं वहाँ पे पूरे कौन है? क्रोकोडाइल्स एंड फिश हैं, ठीक है। ओकापीज एंड एंटीलोप्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ आइट्यूरी। आइट्यूरी जो फॉरेस्ट है वहाँ पे ये 2 तरीके के एनिमल्स पाए जाते हैं। लायंस, चीताज, हेनाज, जिराफ्स एंड बफेलोज लिव इन द ग्रासलैंड्स। ये फॉरेस्ट में नहीं रहते, ये ग्रासलैंड पे रहते हैं। पेलिकन, डक्स, owls, eagles are some of the birds found here। और ये भी कुछ बर्ड्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो स्पेसिफिकली आपको ये बता रहे हैं कि कौन कौन से टाइप्स के और कौन कौन से एनिमल बेसिकली यहाँ पर पाए जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने सब कुछ मार्क किया है। आप भी साथ साथ इसको अपनी बुक में मार्क करते जाइए अगर आपके पास सेम बुक है। अगर सेम बुक नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज इसको समझिए या कुछ पॉइंट्स जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको मैंने अभी जितना भी समझाया उसमें से कोई वर्ड, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आता है तो आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर सेंटेंस या ये पर्टिकुलर वर्ड नहीं समझ में आया। मैं आपको कमेंट में ही उसका मतलब मैं आपको मेंशन कर दूँगी, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। एंड अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके बताए हुए चैप्टर पे जो चैप्टर आपको चाहिए कि मैं उसको आप तक एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे उस चैप्टर का नाम, चैप्टर का नंबर, क्लास और सब्जेक्ट लिखकर कमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं आपकी भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एंड हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप मुझे, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे जो भी वीडियो बनाती हूँ उसका सबसे पहले जो मैं नोटिफिकेशन डालती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे डालती हूँ। आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे को वहाँ पर अपने चैप्टर की फ़ोटोज़ क्लिक कर भेज सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में क्या लिखा है? सर्कल द नेम्स ऑफ द कंट्रीज दैट शेयर बाउंड्रीज विद द DRC। DRC क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। यहाँ पे हमें उन कंट्रीज़ के नेम को सर्कल करना है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मैं आप सबके लिए दे रही हूँ। आप सब इसके आंसर्स मुझे कमेंट कीजिएगा कि इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो DRC की बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। हमने, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि जो भी बच्चा इस चेक पॉइंट के आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों का लिया भी था। सो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँ, मेंशन करूँ, तो आप इसका आंसर अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। उसके नाम आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एक साथ कमेंट मुझे करेंगे। और जो बच्चा ये मुझे कमेंट करेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम ज़रूर लूँगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये है रिच वाइल्ड लाइफ ऑफ DRC, जिसमें सारे एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, राइट। तो ये सारे एनिमल्स बेसिकली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के फॉरेस्ट में ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज़ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, कि ये लोग इकोनॉमिक रिसोर्सेज कहाँ से लेते हैं, मतलब ये अपनी फैमिलीज़ कैसे रन करते हैं, अपने क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। इनका मेन काम क्या है? फार्मिंग करना, खेती करना, फॉरेस्ट्री करना, फिशिंग करना एंड लाइव स्टॉक रियरिंग आर अदर ऑक्यूपेशंस। बेसिकली ये खेती बाड़ी करते हैं, ये एनिमल्स को घर पालते हैं जिससे उनको मिल्क मिलता है, वूल मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें ये करते हैं। साथ साथ ही फिशिंग करते हैं, फ़िश पकड़ते हैं। सो ये सारे काम फॉरेस्ट्री करते हैं। फॉरेस्ट्री करना मतलब फॉरेस्ट में जाके फॉरेस्ट की जो यूज़फुल चीज़ें हैं जैसे लकड़ी है, कुछ मेडिसिन्स हैं, ये सब ये कलेक्ट करते हैं। तो ये इनके मेन ऑक्यूपेशंस
हैं। लार्ज एरियाज अंडर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, और फॉरेस्ट के अंदर बहुत बड़े बड़े एरियाज जो हैं वो क्लियर कर दिए गए, साफ़ कर दिए गए। किसके लिए साफ़ कर दिए गए? फार्मिंग करने के लिए, खेती करने के लिए, फसल उगाने के लिए। द मेन फूड क्रॉप्स कल्टिवेटेड आर राइस, मेज एंड कसावा। जो मेन यहाँ पे फूड क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो है राइस, मेज एंड कसावा। इसको ज़रूर मार्क कीजिएगा। फार्मर्स ऑल्सो ग्रो मैनी कैश क्रॉप्स। फार्मर्स यहाँ पे कैश क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। कैश क्रॉप्स बेसिकली मतलब होता है, ये शायद मैं अपनी एक पिछली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने फार्मिंग के चैप्टर था वो, जिसमें कैश क्रॉप का मतलब होता है कि फार्मर कुछ ऐसी क्रॉप्स ग्रो करता है जो उसको बेसिकली सेल करनी होती है होल सेल मार्केट में, जहाँ पे वो ये जो क्रॉप्स हैं ये अपने यूज़ के लिए नहीं ग्रो करता, ये सेल करने के लिए और वहाँ से मनी लेने के लिए, उसको बेचकर पैसे कमाने के लिए फार्मर जब ऐसी क्रॉप ग्रो करते हैं उन्हें कैश क्रॉप कहते हैं। तो कैश क्रॉप के नाम कौन कौन से हैं? कोकोआ, कॉफ़ी, टोबैको, कॉटन, रबर एंड ऑयल पाम। ये चीज़ें जो है कैश क्रॉप में फार्मर्स ग्रो करते हैं। सम कैश क्रॉप्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। कुछ कैश क्रॉप्स जो हैं अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। एक्सपोर्ट करना मतलब अपनी कंट्री से जब आप कोई सामान बाहर की कंट्री में भेजते हो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं, और जब आप दूसरे की कंट्री से अपनी कंट्री में कोई सामान मंगवाते हो उसे इम्पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी ज़रूर मार्क कीजिएगा। एंड द मेथड्स ऑफ फार्मिंग आर ट्रेडिशनल एंड प्रिमिटिव। मतलब यहाँ पे अभी भी वो वाले मेथड्स ऑफ फार्मिंग यूज़ हो रहे हैं जो एकदम ट्रेडिशनल है, एकदम बेसिक, जो एनिमल्स के साथ हम जो भी सारे प्रोसेस करते हैं फार्मिंग के, है ना, तो यहाँ पर वो वाले जो है मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे विनोइंग होता है, इरिगेशन होता है, सोइंग होता है और आपका हार्वेस्टिंग होता है। तो जितने भी ये प्रोसेस हैं फार्मिंग के, यहाँ पे अभी भी वो बेसिक स्टार्टिंग के ट्रेडिशनल वाले मेथड्स ही यूज़ किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स। कंट्री में बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। द मिनरल्स फाउंड हेयर आर, यहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हैं? वो हैं गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर, कैडमियम, पेट्रोलियम, डायमंड, सिल्वर, जिंक, मैंगनीज, टिन, यूरेनियम, आयरन ओर, बॉक्साइट एंड कोल। ये सारे मिनरल्स DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाए जाते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं। मोस्ट मिनरल्स आर एक्सपोर्टेड। बहुत सारे मिनरल्स को एक्सपोर्ट भी किया जाता है, मतलब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज को भेजा जाता है। इंडस्ट्रीज आर नॉट वेल डेवलप्ड। इंडस्ट्रीज यहाँ पर वेल डेवलप्ड नहीं हैं। मोस्ट इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से जो रॉ मटेरियल मिलता है, कच्चा सामान मिलता है, उस पर डिपेंडेंट है। सम प्रोडक्ट्स जैसे कि सच एज शूज़, टेक्सटाइल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड इन द सिटीज़। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सिटीज़ में मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, सिटीज़ में बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आप देख सकते हो हमारे पास है लाइफ ऑफ द पीपल। वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है? द कंट्री इज़ थिनली पॉपुलेटेड। कंट्री में इतने पॉपुलेशन नहीं है, बहुत कम लोग रहते हैं। मोस्ट पीपल लिव इन स्कैटर्ड विलेजेस। बहुत सारे लोग फैले हुए, जो एकदम दूर दूर विलेजेस होते हैं फैले हुए, उन विलेजेस में रहते हैं। सम पीपल हैव माइग्रेटेड टू टाउन्स टू वर्क इन माइंस एंड फैक्ट्रीज। कुछ लोग जो हैं कहाँ चले गए? माइग्रेट का मतलब होता है जब आप अपनी जगह छोड़कर दूसरे की जगह पर जाते हो, कहीं दूसरी जगह जाकर बस जाते हो, उसे माइग्रेटेड कहते हैं। सो कुछ लोग टाउन्स चले गए, किसके लिए? काम की तलाश में। और कहाँ पे काम करते हैं? माइंस में, खानों में। कोयले की खानें आप देखी होंगी मूवीज़ में, कार्टून्स में, कि एकदम कोल जाके नीचे गुफाओं में जाते हैं, वहाँ से कोल निकालते हैं, है ना। फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो कुछ लोग वो काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ कसावा। अभी हमने पढ़ा था कसावा इज़ अ कैश क्रॉप, जो हमने पढ़ा था, जो कि राइस, मेज़ और कसावा, ये तीन हमने नाम पढ़े थे जो वो क्रॉप्स उगाते हैं। तो कसावा क्या है? ये एक रूट क्रॉप है। इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। ये वहाँ के लोगों का स्टेपल फूड है। इट इज़ ड्राइड, ये बहुत सूखा होता है, एंड पाउंडेड इनटू फ्लावर, और ये फ्लावर से घिरा हुआ होता है। दिस फ्लावर इज़ यूज्ड टू मेक ब्रेड। और ये जो फ्लावर है ये किस काम आता है? ये ब्रेड बनाने के काम आता है। फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट। और इनकी इम्पॉर्टेंट डाइट में क्या ऐड होता है? फिश। फिश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। जैसा कि आप इस राइट साइड में जो पिक्चर है आप देख सकते हो कि इस पिक्चर में
आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो लोग हैं फार्मिंग कर रहे हैं, पूरी फैमिलीज़ भी हैं, इनके चिल्ड्रन भी हैं, है ना। यहाँ लिखा है कि फार्मिंग इज़ डन मैनुअली इन द DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मैनुअली लोग भी खुद जाकर फार्मिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ द बंटू पीपल्स कंस्टिट्यूट अ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। और जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन मतलब सबसे ज़्यादा कौन से लोग पाए जाते हैं DRC में? बंटू पीपल्स। अभी क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे। दे आर टॉल, ये लंबे होते हैं, एंड हैव कर्ली हेयर, इनके घुंघराले बाल होते हैं। दे स्पीक लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू द लार्ज बंटू लैंग्वेज ग्रुप। और इनके जो ग्रुप की लैंग्वेज होती है ये वही लैंग्वेज में बात करते हैं। दीज पीपल फॉलो ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल। ये लोग ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल यूज़ करते हैं, मतलब जैसे पुराने जिस तरीके से कपड़े पहनते थे ये वैसे ही कपड़े पहनते हैं, ये मॉडर्न नहीं है। दे इन्जॉय म्यूज़िक, ये म्यूज़िक इन्जॉय करते हैं, ये डांस करते हैं। ऑन स्पेशल ओकेजन्स दे वेयर कलरफुल ड्रेसेस। जब इनके स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, कोई फेस्टिवल हुआ, किसी की बर्थडे पार्टी हुई, वेडिंग एनिवर्सरी या वेडिंग हुई, तब ये लोग कलरफुल ड्रेसेस पहनते हैं। पिग्मीज आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। पिग्मीज जो है इस कंट्री के इनहैबिटेंट्स हैं। दे आर नोन एज द बाम्बूटी। ये भी टाइप ऑफ पीपल हैं, इन्हें बाम्बूटी कहते हैं। दे आर वेरी शॉर्ट। अब जैसे हमने पढ़ा था अभी बंटूज पीपल, अब हम पढ़ रहे हैं बाम्बूटी। ये क्या होते हैं? ये शॉर्ट होते हैं हाइट में, लेस देन 150 सेंटीमीटर टॉल, इतनी इनकी हाइट होती है, इससे भी कम। द यूरोपियंस who ruled the country in the past had driven the pygmies into the forest। जो यूरोपियंस जिन्होंने इस कंट्री में पहले रूल किया था, अपना शासन चलाया था, उन्होंने पिग्मीज को कहाँ ले गए थे? वो फॉरेस्ट में ले गए थे। where they lived by hunting। और जो वहाँ पे वो क्या कैसे जीते थे? वो हंट करके, एनिमल्स को मार के और गैदरिंग फूड, खाना इकट्ठा करके अपनी लाइफ को सर्वाइव करते थे। द फ्यू पिग्मीज हु स्टिल रिमेन लिव मोस्टली इन द आइटूरी फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। कुछ पिग्मीज जो अभी भी रह गए हैं वो आइटूरी फॉरेस्ट में नॉर्थ ईस्ट में अभी भी रहते हैं। दे लिव इन हट्स एंड मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। और वो हट्स में रहते हैं और इधर से उधर खाने की तलाश में घूमते रहते हैं। दे स्टिल लीड अ प्रिमिटिव लाइफ। ये अभी भी उसी पुराने तरीके की लाइफ को ही लीड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे आपको मेंशन किया गया है कि ये कौन से टाइप के बच्चे हैं। ये है बाम्बूटी चिल्ड्रन। दिख रहा है आपको यहाँ पे राइट हैंड में पिक्चर में? दीज आर बाम्बूटी चिल्ड्रन। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप आगे देख सकते हैं ये आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है जिसमें नीचे लिखा हुआ है रिवर कॉन्गोज फ्लोज थ्रू किन्हासा। कि रिवर कॉन्गो जो है वो किन्हासा से फ्लो करती है, और ये वहाँ की एक जगह की आपको पिक्चर यहाँ पर दिखाई हुई है। दिख रहा है आपको, है ना? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज ट्रांसपोर्ट। द कंट्री हैज़ अ पुअर लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कंट्री का जो लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मतलब जैसे कार्स, बाइक्स, ट्रक्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर नहीं चल पाती हैं सही से, क्योंकि इनका लैंड ट्रांसपोर्ट ख़राब है, इनकी रोड्स ख़राब हैं। द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री हैव मेड इट डिफ़िकल्ट। और वहाँ पे रोड्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कौन से फॉरेस्ट हैं? डेंस, घने फॉरेस्ट हैं, क्योंकि रेलवेज़ और रोड्स बनाने में बहुत डिफ़िकल्टी करते हैं। रेलवेज़ आपको पता है जहाँ पे रेल चलती है ना, ट्रेन चलती है, और रोड्स, तो वहाँ पे रेलवेज़ और रोड्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ के फॉरेस्ट एकदम डेंस है, बहुत ज़्यादा घने हैं। ओनली सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव रोड्स एंड रेलवेज़। सिर्फ कुछ पार्ट्स में ही रोड और रेलवेज़ हैं, बट दीज आर नॉट मेंटेन प्रॉपरली। और ये भी सही से मेंटेन नहीं है, कहीं पर गड्ढे हैं, कुछ टूटी हुई हैं। द कंट्री हैज़ अ नेटवर्क ऑफ रिवर्स। कंट्री में रिवर्स का नेटवर्क है, मतलब एक रिवर दूसरे रिवर से जुड़ी हुई है। दस वाटर ट्रांसपोर्ट हैज़ बिकम द चीफ मीन्स ऑफ ट्रैवल। और यहाँ पर जो है सबसे मेन ट्रैवल का यहाँ पे सोर्स क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट, इसको भी आप मार्क कर लो कि द कंट्री हैज़ अ नेटवर्क ऑफ रिवर्स, इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव वे टू ट्रैवल इन दिस वास्ट कंट्री। एयर ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे बहुत इफ़ेक्टिव है ऐसी बहुत बड़ी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए, है ना? आगे बढ़ते हैं। द कंट्री हैज़ मोर देन 200 एयरपोर्ट्स। कंट्री में 200 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर। और ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट, जिसमें लोग एरोप्लेन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दिस इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर इन देयर कंट्री नाउ। लास्ट टॉपिक वी हैव इज सिटीज़।
About 30% of the total population lives in towns and cities. मतलब 100% में से 30% जो लोग हैं वो टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं. किन्शासा इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो कि कंट्री है उसकी कैपिटल कौन है? किन्शासा. और वो वहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है. इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर. ये बहुत बड़ा कमर्शियल और इंडस्ट्रीज़, मतलब यहाँ पे सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ भी यहीं पाई जाती हैं. मतलब लोगों का मेन जो सोर्स ऑफ इनकम जो जहाँ पे लोग आके काम करते हैं वो किन्शासा है. लुबुम्बाशी इज़ द मेन सिटी इन द मिनरल रिच रीजन. और जो लुबुम्बाशी है वो एक मेन सिटी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं. अदर बिग सिटीज़ और भी बड़ी सिटीज़ है जैसे कि कनांगा, किसानगनी, लिकासी, किक्विट. मतादी इज़ अ पोर्ट सिटी. और मतादी जो है वो पोर्ट सिटी है. आगे बढ़ते हैं. The country is now developing fast. Money earned from exports is being used to improve the infrastructure and to provide facilities to the people. अब क्या होता है? अब क्या हो रहा है? द कंट्री इज़ नाउ डेवलपिंग फास्ट. ये कंट्री बहुत जल्दी डेवलप कर रही है. मनी अर्न फ्रॉम एक्सपोर्ट्स मतलब बाहर अपना सामान बेचकर जो ये पैसा कमा रहे हैं उससे ये क्या कर रहे हैं? ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अपने घर बिल्डिंग्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इम्प्रूव कर रहे हैं. एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू द पीपल. और इस पैसे से ये लोगों को फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया. वर्ड्स टू नो स्टार्ट हो चुके हैं. सो बेसिकली हमारा चैप्टर ओवर हो चुका है. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो. मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि आप सभी को चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए, राइट. कि मैं जो भी समझाऊँ आपको समझ में आना चाहिए. अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, आपको लगा हो कि हाँ ये हमने कुछ नया लर्न किया है, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपके पास भी ये सेम बुक है और आपके पास भी ये सेम चैप्टर है और आपकी इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन हुई हो, आपको हेल्प हुई हो आने वाले एग्ज़ाम्स में लर्न करने के लिए, समझने के लिए, सो डू लाइक दिस वीडियो. एंड अगर आपके पास भी कोई चैप्टर्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपको स्क्रीन पर मेरी मेल आईडी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी दोनों स्क्रीन पर विजिबल है. अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं जाकर कि मुझे इस चैप्टर पर वीडियो चाहिए. मैं उस चैप्टर पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. साथ ही साथ अगर आप इंस्टा यूज़ नहीं करते हैं, आपके पास जीमेल है, तो आप अपने जीमेल से मुझे एक मेल डाल सकते हैं कि आपको ये चैप्टर पर वीडियो चाहिए. मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. आपको डिस्क्रिप्शन से दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं. और हाँ, साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर में से कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप वो भी मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या आपके सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 5th में हैं और जिनको ये चैप्टर एग्ज़ाम में आने वाला है, सो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद देम. एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और हाँ, वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा. सो thank you for watching this video. I'll meet you in the next video. Bye bye.